गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। अब चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मतलब प्रबंध के कार्य कौन कौन से हैं। फंक्शन मतलब कार्य, मैनेजमेंट मतलब प्रबंध। प्रबंध के कार्य कौन कौन से हैं, कौन कौन से फंक्शन हैं, क्या क्या प्रबंध कर सकता है और करता है। तो मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्लानिंग। सबसे पहला पॉइंट है इसका प्लानिंग करना। प्लानिंग आखिर है क्या? दैट मीन्स एनी डिसाइडेड वर्क बिफोर दिस वर्क कैन बी फिक्स्ड ऑफ द गोल एंड अचीविंग गोल पर्टिकुलर वे आर कॉल्ड प्लानिंग। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी काम को करने से पहले उसकी रूपरेखा बना लेना प्लानिंग कहलाती है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग होता है किसी भी काम की शुरुआत करना। भाई प्लानिंग में रूपरेखा बनी, ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइज हुआ, आयोजित किया गया, ये काम प्रारंभ किया गया। फिर आता है स्टाफिंग। भाई मैनेजमेंट में, बिजनेस में, एक ही बिजनेस में कई लोग काम कर रहे होते हैं और बिजनेस में हमको कई लोगों की आवश्यकता होती है। एक ही व्यक्ति चाहे कि मैं सारे काम कर लूँगा तो ये संभव नहीं है। अलग अलग एलिजिबिलिटी वाले हमको पर्सन्स चाहिए होते हैं। दैट मीन्स किसी के पास फाइनेंस का अच्छा नॉलेज होता है, तो किसी के पास प्रोडक्शन का अच्छा नॉलेज होता है, तो किसी के पास मार्केटिंग का अच्छा नॉलेज होता है। मतलब मेनी टाइप वर्कर्स कैन बी वर्क डन इन द फर्म कैन बी ऑल वर्क डन of the every person, many person required run of the business। हमको बिजनेस में कई लोगों की आवश्यकता पड़ती है बिजनेस को रन करने के लिए। तो वो डिसाइड कहाँ से होता है? स्टाफिंग से। जिसकी जैसी योग्यता होती है, जिसकी जैसी एलिजिबिलिटी होती है, उसको वैसा काम दे दिया जाता है। जो जिस चीज़ का एक्सपर्ट होता है उसको वही वर्क करने के लिए दे दिया जाता है। फिर होता है डायरेक्टिंग करना, काम को कैसे किया जाए। दैट मीन्स रूल्स और रेगुलेशंस को मनवाना। कंट्रोल करना। किसी भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कंट्रोलिंग करना। विदाउट कंट्रोलिंग कैन नॉट बी अर्निंग प्रॉफिट और कैन नॉट बी अचीविंग गोल। जब तक आपके पास कंट्रोलिंग नहीं होगी तब तक आप गोल को अचीव नहीं कर सकते। कोऑर्डिनेशन, समन्वय स्थापित करना। अब ऐसा नहीं कि कंट्रोलिंग की बात आ गई तो हम किसी वर्कर को डांट दें ज़्यादा, किसी वर्कर के साथ इस तरह से पेश आए कि उस वर्कर को वो पसंद ना हो। मतलब हमारा काम भी बिजनेस, जो एक परफेक्ट बिजनेसमैन जो होता है वो अपना काम भी करा लेता है और कोई भी वर्कर उसके ऊपर नाराज भी नहीं होता। कभी भी है वो काम बड़े प्रेम से करवा लेता है और वर्कर बड़े प्रेम से काम करते हैं। उसके बदले में उनको सैलरी है, वेजेज है, रिम्यूनरेशन है, जिस टाइप से है वो कमीशन, बोनस, तरह तरह के लालच ऑफर करते रहते हैं ताकि जो मोटिवेशन है वो बना रहे। एग्जाम्पल के लिए जैसे जो मैंने ये 6 फंक्शन बताए, ये सोसाइटी के हर सेक्टर में हर जगह लागू होते हैं। दैट मीन्स स्टूडेंट लाइफ में भी ये पूरे अपन अगर इनको डायरेक्टली देखें तो स्टूडेंट लाइफ में भी कुछ मैनेजमेंट के मेन फंक्शन लागू होते हैं। वो कैसे? जैसे प्लानिंग। यदि हमारी पढ़ाई का प्लान नहीं होगा तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे? पढ़ाई करने के लिए भी हमको प्लान करना पड़ता है। कोई भी काम करने से पहले हमारे घर में भी तरह तरह के काम होते हैं, तरह तरह के आयोजन होते हैं, रिलीजियस आयोजन होते हैं, तो उसमें धार्मिक आयोजन होते हैं, उनमें भी पहले से प्लानिंग होती है कि जैसे मान के चलिए अपने घरों में कोई भी अनुष्ठान हुआ तो उसके लिए भी प्लानिंग होती है कि कुल कितने पंडित लगेंगे, कौन कौन पूजा कराएगा, कौन कौन पूजा में बैठेगा, और उसके बाद जो भंडारा वगैरह होगा तो कौन खाना खिलवाएगा और कौन अच्छे से किस काम को कौन सा पर्सन देखेगा। विदाउट बैंकों में देख लें तो बैंकों में भी हर जगह पहले से पूरी रूपरेखा तैयार रहती है।
फैक्ट्रियों में देख लें तो पहले से रूपरेखा तैयार है कि भैया ये व्यक्ति ये काम करेगा, प्लानिंग रहती है पहले से, और काम का ऑब्जेक्ट फिक्स होता है कि हर एक वर्कर जो फर्म में काम कर रहा होता है उसका मेन ऑब्जेक्ट होता है कि हम इस टारगेट पे पहुंचेंगे, हमारी सेलिंग इतनी होनी चाहिए और प्रॉफिट हमारा इतना होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बेसिकली बताता हूँ, जैसे अपना स्कूल है, अपने स्कूल के एवरी टीचर का मोटो क्या है कि उसके स्टूडेंट परफेक्ट स्टूडेंट बने। हमारे संस्था, हमारी स्कूल्स, हमारी सोसाइटियाँ जिनका जो मोटो है उसी मोटो के तहत, उसी मोटिव के तहत, उसी ऑब्जेक्ट के तहत हर व्यक्ति काम करता है, ताकि हम अपने काम में जितना ज़्यादा अच्छे से अच्छा प्रेफरेंस दे सकें वही अच्छा है। ये हो गए मेन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फिर सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग करना, डिसीजन लेना किसी भी टॉपिक के ऊपर, रिसर्च करना, है ना। और भी हैं तो मेनली यही हैं इतने। फिर कोऑर्डिनेशन तो मैंने आपको बता ही दिया। फिर इसके बाद आता है लिमिटेशन ऑफ मैनेजमेंट की लिमिटेशन क्या होती है। पर्सनल इंटरेस्ट, सबसे पहली लिमिटेशन है पर्सनल इंटरेस्ट। जब तक जो वर्कर काम कर रहे हैं सबका पर्सनल इंटरेस्ट से काम नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा। मैनेजर या मैनेजमेंट चाहे जितना चाहे, हर वर्कर को अपने मन से सच्ची लगन से काम करना पड़ेगा, तभी वर्क डन होगा। दैट मीन्स सेल्फ इंटरेस्ट कैन बी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द मैनेजमेंट। और बेसिकली है कि जब एक ही काम कोई व्यक्ति करता रहता है तो उसको थोड़ा सा बोरियस महसूस होती है। तो उसके लिए भी मैनेजमेंट तरह तरह की ऑफरिंग करती है, बोनस देती है, और इंक्रीजिंग बाय सैलरी, कमीशन, बोनस, तरह तरह के मोटिवेशन करती रहती है, जिससे कि वर्करों का मनोबल बना रहे और वर्कर मन लगा के काम करते रहें। फिर इकोनॉमिक पावर, लिमिटेशन मैनेजमेंट की यह है कि अच्छा मैनेजमेंट तभी काम कर पाएगा जब उसकी इकोनॉमिक पावर मजबूत होगी। अगर इकोनॉमिक पावर कमज़ोर है तो उतने अच्छे से वो काम नहीं कर पाएगा, ना ही करवा पाएगा। फिर स्टेबिलिटी इन मैनेजमेंट प्रिंसिपल, जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, वो स्थिर होते हैं, फिक्स होते हैं पहले से, और उनका ही पालन किया जाता है अपने से। आप अगर पालन करवाते हैं तो डायरेक्टली एक मैनेजर कोई भी रूल्स नहीं बना सकता। ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और जब उन सबकी मानसिकता एक होती है, दैट मीन्स द सेम थिंग्स ऑफ द एवरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सो कैन बी प्रोवाइडिंग ऑफ द रूल्स ऑफ फर्म या ऑफ कंपनी या ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में रूल्स और रेगुलेशंस किसके चलते हैं? गवर्नमेंट के। तो जब पूरी गवर्नमेंट में जितने MLAs हैं या जो सेंट्रल गवर्नमेंट में हैं, तो जो उनके सांसद वगैरह हैं, जब सब लोग किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, तब वो रूल्स और रेगुलेशंस पार्लियामेंट में पास हो पाता है। फिर ह्यूमन बिहेवियर, मानवीय व्यवहार, सबसे बड़ी बात है मानवीय व्यवहार। मानवीय व्यवहार अगर परफेक्ट है तो मैनेजमेंट सफल होगा, नहीं है तो नहीं होगा। तो ये भी मानवीय व्यवहार से रिलेटेड है, इसलिए इसको लिमिटेशन में शामिल किया गया। फिर इसके बाद आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कौन कौन सी होती हैं? तो कंज्यूमर के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती हैं, कस्टमर और कंज्यूमर के लिए तो टू प्रोवाइड बेस्ट क्वालिटी गुड्स एट रिस्पॉन्सिबल प्राइस। कंज्यूमर को बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलना चाहिए और कम से कम कीमत पे मिलना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ, हर एक कस्टमर का मेन मोटो होता है कम कीमत पे अच्छा माल खरीदना। कोई भी प्रोडक्ट हम अपने से अनुमान लगा लें कि जब हम भी मार्केट जाते हैं तो हमारा टारगेट ये होता है कि पैसा कम लगे और मटेरियल नंबर 1 का मिले। तो
तो जाहिर सी बात है, जब सोसाइटी में हर एक व्यक्ति की थिंकिंग यही है कि भैया जितना कम से कम पैसा खर्च हो उतना ही अच्छा है, पैसा जितना कम लगे लेकिन क्वालिटी फुल मटेरियल हमको मिले। और क्वालिटी के आगे हालांकि लोग प्राइस दे देते हैं, अगर क्वालिटी है तो प्राइस चाहो जितनी हो लोग खरीदेंगे, और अगर क्वालिटी नहीं है तो प्राइस चाहो जितनी भी कम हो कोई भी उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। एम्प्लॉइज़ के लिए मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस होता है? प्रोवाइडिंग फेयर वेजेज एंड द अलाउंस। एम्प्लॉइज़ के लिए जो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो बनती है कि उस एम्प्लॉइज़ को टाइम पे सैलरी दे, जो भी अलाउंस डिसाइड किए गए वो टाइम पे पेड करे, और जो वर्किंग कंडीशन है, जो भी एम्प्लॉइज़ चाहता है कि उसको ये फैसिलिटीज़ काम करने के लिए चाहिए तो फर्म उसको प्रदान करे, मैनेजमेंट उसको दे ताकि वो अपना काम अच्छे से कर पाए। टू प्रोवाइड बोनस एंड अदर फैसिलिटी, कर्मचारी को बोनस भी मिलना चाहिए और अदर फैसिलिटी भी मैनेजमेंट को देना चाहिए, जैसे मेडिक्लेम वगैरह हो गया, कोई अच्छा काम करता है तो फॉरेन ट्रिप है, या मतलब जिससे कि जो वर्कर है, जो एम्प्लॉई है वो बोरियस महसूस ना करे और काम अच्छे से अच्छा करे। फिर गवर्नमेंट के लिए क्या होता है? गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या बनती है? तो प्रॉपर कंप्लायंस विथ लॉ एंड रूल्स, जो गवर्नमेंट के रूल्स है मैनेजमेंट को उसका पालन करना पड़ेगा और करना चाहिए। ऑनेस्ट पेमेंट ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज, बड़ी ईमानदारी के साथ गवर्नमेंट के टैक्स पेड करना चाहिए मैनेजमेंट को, जो भी ड्यूटीज़ लगती हैं वो सारी पेड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो टैक्स लगता है वो सोसाइटी पर ही खर्च होता है, घूम फिर के वो पैसा, उस पैसे से देश का विकास होता है, टैक्स से, उस टैक्स से ही सामाजिक कल्याण होता है। इसलिए जो मैनेजमेंट है उसको अपने टैक्स टाइम से पेड करने चाहिए। सोसाइटी के लिए मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होती हैं? हेल्प द अचीविंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो प्रोवाइड करना चाहिए सोसाइटी के लिए मैनेजमेंट को, ताकि लोगों का जीवन स्तर सुधर सके। वर्क अकॉर्डिंग टू द एक्सेप्टेंशन ऑफ द लोकल पीपल, जो लोकल व्यक्ति हैं उनके अनुसार उसको प्रोडक्शन करना चाहिए और उनके अनुसार ही उस अपने प्रोडक्ट में क्वालिटी डालना चाहिए, ताकि सभी लोग उस प्रोडक्ट के विषय में जानें और सभी लोग उस प्रोडक्ट का यूज करें, जिससे जो सोसाइटी के पीपल हैं उनको भी बेनिफिट मिले। सप्लायर के लिए क्या होना चाहिए? टू प्रोवाइड फेयर प्राइस उनके लिए फेयर होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी कीमत निर्धारित होनी चाहिए जो जिससे कि सप्लायर को ज़्यादा न लगे। टू पे इन टाइम, जो सप्लायर ने मटेरियल भेजा है मैनेजमेंट में उसका पेमेंट इन टाइम होना चाहिए, क्योंकि पेमेंट डिले हुआ तो आपका अगला ऑर्डर डिले हो जाएगा। फिर टूवर्ड सेल्फ, अपने आप से जो मैनेजर्स हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ क्या बनती हैं मैनेजमेंट की? कंडक्ट द बिजनेस इफिशिएंटली, टू कंट्रोल ड्राइंग्स और फंड्स, टू अर्न रिस्पॉन्सिबल प्रॉफिट, टू मेक प्रॉपर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का प्रॉपर एप्रोप्रिएशन होना चाहिए कि जहाँ भी जितना ज़रूरी है उतने प्रॉफिट का हम यूज कर लें और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचे उससे हम बिजनेस का डेवलपमेंट करें। फिर इसके बाद आता है टूवर्ड्स द नेशन, राष्ट्र के प्रति मैनेजमेंट की क्या जिम्मेदारी बनती है? सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है टू डू बिजनेस कीपिंग इन माइंड द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। ऐसा काम करना चाहिए जिससे पूरे देश का विकास हो। टू मेक एफर्ट फॉर द बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ, और इकोनॉमिक ग्रोथ हो। बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये होता है कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में पैसा ना आ जाए, पूरी इकोनॉमी में, अपन ने अभी इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, पूरी इकोनॉमी में हर व्यक्ति के पास पैसा होना चाहिए। और ये एक परफेक्ट बिजनेसमैन ये चाहता है कि अगर सेलिंग करेगा तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग करेगा तो लोग परचेज करेंगे, और परचेज तभी करेंगे जब उनके पास पैसा होगा। अगर पैसा नहीं है तो कहाँ से खरीदेंगे वो? और अगर सोसाइटी में पैसे का लेवल कम है, यानी जो पुअर और रिच फैमिलीज़ का डिफरेंस है, पुअर फैमिलीज ज़्यादा हैं, रिच फैमिलीज कम हैं,
तो बिजनेस का डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि जब पैसा ही नहीं है तो लोग खरीदेंगे कहाँ से, और जब खरीदेंगे नहीं तो बिजनेस बढ़ेगा कहाँ से। फिर इसके बाद आता है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की स्कोप कौन कौन से होते हैं। चूँकि अब ये वीडियो बड़ा हो गया तो अब मैं इसके विषय में नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। थैंक यू।